हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक करबला के उद्देश्य से जुड़ा प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक करबला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, अथवा प्रेमचंद एक स्वदेशी नाटककार हैं, करबला नाटक के आधार पर इस कथन की समीक्षा कीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। उपन्यास के समान नाटक का उद्देश्य भी जीवन की व्याख्या अथवा आलोचना है। जहां उपन्यासकार यह कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से करता है, वहां नाटककार यह कार्य अप्रत्यक्ष रूप से ही करता है। कारण यह है कि नाटक का क्षेत्र उपन्यास के क्षेत्र के समान इतना अधिक विस्तृत नहीं होता। उपन्यासकार जीवन की व्याख्या करने का कार्य स्वयं करता है, जबकि नाटककार इसकी व्याख्या को समझने का कार्य दर्शकों पर छोड़ देता है। नाटक में पात्रों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। एक पात्र जितनी बातें कहता है, उन सब के लिए नाटककार ही उत्तरदायी होता है। अतः नाटक के सभी पात्रों के कथनों को समन्वित करके हम नाटक के उद्देश्य को समझ सकते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि शैले ने के अनुसार काव्य का समाज के कल्याण के साथ जो संबंध है, वह नाटक में सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यदि गहराई से देखा जाए तो नाटककार अपने नाटकों में अपने युग का आदर्श प्रस्तुत करता है, जिससे हमें तत्कालीन समाज के उत्कर्ष एवं अपकर्ष का ज्ञान हो जाता है। अतः नाटक का सबसे बड़ा उद्देश्य नैतिक विकास एवं सामाजिक कल्याण की भावना को जन्म देना है। मुंशी प्रेमचंद एक स्वदेशी कलाकार हैं। वे अपनी प्रत्येक रचना के द्वारा पाठकों को कोई न कोई संदेश अवश्य देना चाहते हैं। प्रेमचंद ने उपन्यासों एवं नाटकों द्वारा तत्कालीन समाज की विसंगतियों एवं विद्रूपताओं का उद्घाटन किया है। प्रेमचंद के उपन्यासों का दर्शन पूर्णतः स्पष्ट है, लेकिन प्रस्तुत नाटक करबला का उद्देश्य अथवा जीवन दर्शन सर्वथा अलग प्रकार का है। करबला मुंशी प्रेमचंद का एक उल्लेखनीय नाटक है, जिसके द्वारा उन्होंने मुस्लिम संस्कृति और उनके धर्म के उदात्त रूप को उद्घाटित किया है। नाटक की भूमिका में वे स्वयं लिखते हैं, कितने खेद और लज्जा की बात है कि कई शताब्दियों से मुसलमानों के साथ रहने पर भी अभी तक हम लोग प्रायः उनके इतिहास से अनभिज्ञ हैं। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का एक कारण यह भी है कि हम हिंदुओं को मुस्लिम महापुरुषों के सचित्रों का ज्ञान नहीं। जहाँ किसी मुसलमान बादशाह का जिक्र आया कि हमारे सामने औरंगजेब की तस्वीर खिंच गई, लेकिन अच्छे और बुरे चरित्र सभी समाजों में सदैव होते आए हैं और होते रहेंगे। मुसलमानों में भी बड़े बड़े दानी, बड़े बड़े धर्मात्मा और बड़े बड़े न्यायप्रिय बादशाह हुए हैं। किसी जाति के महान पुरुषों के चरित्र का अध्ययन उस जाति के साथ आत्मीयता के संबंध का प्रवर्तक हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह मुंशी प्रेमचंद जी के शब्द थे। प्रस्तुत नाटक को पढ़ने से सामान्य पाठक को यह पता चल जाता है कि नाटककार हिंदू पाठकों को मुस्लिम संस्कृति तथा उसके महापुरुषों के त्याग से परिचित करवाना चाहता है। यद्यपि मुसलमानों को हमारे देश में रहते हुए सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, फिर भी हिंदू मुस्लिम संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते। वह मुसलमानों के साथ रहते हुए भी उनसे अलग थलग हैं। प्रस्तुत नाटक में मुंशी प्रेमचंद ने हुसैन साहब की शहादत का ऐतिहासिक वर्णन किया है। निश्चय से हिंदू यदि इस नाटक को पढ़ेंगे या रंगमंच पर इसे अभिनीत होता हुआ देखेंगे, तो वह मुस्लिम संस्कृति के समीप से जान सकेंगे। इसमें हिंदू मुस्लिम वैमनस्य दूर होगा और दोनों संप्रदायों के बीच जो खाई है वह पाटी जा सकेगी। मुंशी प्रेमचंद ने आलोच्य नाटक की भूमिका में अपने उद्देश्य को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि नाटककार हिंदू पाठकों को मुस्लिम सभ्यता, संस्कृति तथा उसके महापुरुषों के उदात्त चरित्र से अवगत करवाना चाहता है। हुसैन साहब के चरित्र की उदारता का प्रकाश डालते हुए स्वयं प्रेमचंद ये कहते हैं, जब तक यजीद उन गरीबों पर खुद जाने क्या क्या सितम ढाए, उसका जवाब मेरी गर्दन पर होगा। सोचो, जब कयामत के दिन वे लोग फरियादी होंगे तो मैं नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब वह मुझसे पूछेंगे कि तुझे जान इतनी प्यारी थी कि तूने बंदों पर जुल्म होते देखे और खामोश बैठा रहा,
उस वक्त मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मुस्लिम, मेरा जी चाहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। यह वक्तव्य, यह संवाद जो रचता है, यह हुसैन साहब ने अपने मुख से कहा है और प्रेमचंद ने उनकी उदारता को चरित्र करने के लिए उनसे मुख से कहलवाया है। इस नाटक का नायक हुसैन है, जो कि मोहम्मद साहब का नवासा है। लेखक इस नाटक में इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। कोई भी इतिहास साहित्य नहीं होता, लेकिन साहित्य इतिहास अवश्य हो सकता है। इतिहास में राजा महाराजाओं द्वारा किए गए युद्धों का ही वर्णन होता है, उसमें केवल तथ्य होते हैं। परंतु साहित्य में मानव मन की कोमल भावनाएं, उदात्त विचार तथा उच्च आकांक्षाओं का उद्घाटन होता है। करबला नाटक में हुसैन साहब की सत्य में दृढ़ निश्चयता, परोपकारिता, उदारता आदि का वर्णन देखने को मिलता है। करबला नाटक में करबला नामक स्थान पर हुसैन की बर्बर हत्या पर भी प्रकाश नहीं डाला गया, बल्कि उनकी बर्बर हत्या के कारणों पर ही प्रकाश डाला गया है। करबला नाटक का खलनायक मुआवी का पुत्र यजीद है। उसने छल कपट के द्वारा खलीफा का पद प्राप्त कर लिया, जबकि उसके पिता मुआविया ने यह घोषणा की थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात हुसैन ही गद्दी पर बैठेंगे। यजीद हुसैन को इसलिए मरवाना चाहता है ताकि वह निष्कंटक खलीफे के रूप में राज्य करता रहे। हुसैन साहब ने कूफा के लिए इसलिए प्रस्थान नहीं किया कि उनके मन में खलीफा बनने की इच्छा थी। उन्होंने केवल यजीद के अत्याचारों से दुखी प्रजा के आग्रह पर ही कूफा के लिए प्रस्थान किया था। हुसैन की उदार हृदयता का परिचय, ये एक पॉइंट बन सकता है हमारे लिए यहाँ पे। हुसैन साहब गरीबों और दीन दुखियों के हमायती थे। वह सब प्रकार की प्रजा का भला चाहते थे। अतः अपने प्राणों की परवाह न करते हुए यजीद को सत्ता से हटाने के लिए वह कूफा गए। इससे उनकी उदार हृदयता का परिचय प्राप्त होता है। करबला के युद्ध में यजीद के कहने पर शिमर, हज्जाज आदि ने हुसैन साहब तथा उनके योद्धाओं के साथ छल कपट किया। जब हुसैन साहब युद्ध में लड़ते लड़ते थक जाते और पानी पीने के लिए नदी के पास जाते, तो हजाम हुसैन साहब को झूठी खबर देता है कि उनके शिविर में साद और शिमर के सैनिक प्रवेश कर रहे हैं। फलस्वरूप हुसैन साहब बिना पानी पिए युद्ध क्षेत्र की ओर लौट पड़े। वस्तुतः हुसैन साहब का यह युद्ध धर्म का अधर्म के प्रति, न्याय का अन्याय के प्रति तथा मंगल का अमंगल के प्रति है। तत्कालीन करबला के युद्ध में यह निर्णय हो गया कि एक योद्धा केवल एक ही शत्रु योद्धा से लड़ेगा। लेकिन शिमिर ने जब यह देखा कि हुसैन साहब का प्रत्येक योद्धा उसके दो तीन योद्धाओं के लिए भारी पड़ रहा है, तो उसने सारी सेना को युद्ध क्षेत्र में उतार दिया। महाभारत का युद्ध भी न्याय और अन्याय का युद्ध था। वहां भी अभिमन्यु का वध करने के लिए एक साथ महारथी उस पर टूट पड़े थे। लगभग ऐसी ही कुछ स्थिति इस नाटक में हुसैन साहब और उनके सैनिकों की है। यहां प्रेमचंद यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अत्याचारी राजा अधर्म अथवा नीति की परवाह नहीं करता, उसे तो जैसे तैसे विजय प्राप्त करनी होती है। सत्य प्रियता, न्याय प्रियता, नीति आदि का अत्याचारी राजा के लिए कोई महत्व नहीं होता। वह हमेशा नीति के विरोध ही कराया करता है। इसलिए शिमर का विरोध करती हुई कमर कहती है, मैं इन शैतानों को लकड़ी से मारकर गिरा दूंगी। एक के लिए दो भेजे। जब दोनों जहन्नुम पहुंच गए तो सारी फौज निकल पड़ी। यह कौन सी जंग है? हुसैन साहब का युद्ध सर्वथा न्यायपूर्ण था। वह यजीद के अत्याचारों के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे थे। यजीद ने कबीले के सरदारों को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया था। दुख की बात यह थी कि पहले इन्हीं सरदारों ने हुसैन साहब को कूफा आने का निमंत्रण दिया था और यजीद के विरुद्ध युद्ध लड़ने का समर्थन भी दिया था। लेकिन बुराई हमेशा अच्छाई की अपेक्षा जल्दी फैलती है। कबीले के सभी सरदार यजीद के प्रलोभन का शिकार बन गए और धोखे से हुसैन साहब का सिर कलम कर दिया। इसमें नाटककार यह दिखाना चाहता है कि न्यायप्रिय व्यक्ति हमेशा अपने प्राणों की परवाह न करके न्याय का ही साथ देता है। यहां पर हम एक दूसरा पॉइंट बना सकते हैं, खलीफा के अत्याचारों का वर्णन। करबला नाटक में मुंशी प्रेमचंद ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि प्रजा हमेशा निरकुंश एवं अत्याचारी राजा से भयभीत रहती है। भले ही कोई सच्चा एवं परोपकारी इंसान प्रजा के दुखों को दूर करने का प्रयास करे, लेकिन धन के लालच के कारण अच्छे अच्छे लोगों का ईमान डगमगा जाता है।
कूफा के निवासियों में कबीले के सरदार शिमिर और साद आदि ने ही हुसैन साहब के पास यह संदेश भेजा था कि वह जल्दी से जल्दी कूफा आए और यजीद के अत्याचारों का अंत करें। लेकिन बाद में यजीद के दोबारा दिए गए धन के लालच में आकर उन लोगों का ईमान डगमगा जाता है। पहले हुसैन साहब ने मुस्लिम को कूफा भेजा। कूफा के सूबेदार जियाद ने हुसैन की बढ़ती हुई संख्या को देखकर उन पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। उसने यह भी कहा कि यजीद की बैत मंजूर करने वाले कबीले के सरदार को नदी के तट पर उतनी ही जमीन दी जाएगी जहां तक उनका तीर जाएगा। साथ ही उसने जनसाधारण की सुविधाओं के लिए घोषणाएं कर दी। दूसरी ओर यजीद ने यह घोषणा कर दी कि जो भी हुसैन की बैत कबूल करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इसका परिणाम यह हुआ कि अधिकतर कबीले के सरदार एवं जनता हुसैन को छोड़कर यजीद की ओर चल पड़ी। इस धोखे के कारण ही मुस्लिम की हत्या कर दी गई। अतः प्रेमचंद यथार्थवादी साहित्यकार होने के कारण यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमेशा असत्य, अधर्म एवं अमंगल की ही विजय होती है। भले ही प्रेमचंद यथार्थवादी साहित्यकार थे, लेकिन उन्होंने आदर्शवाद को कभी नहीं छोड़ा। प्रस्तुत नाटक में प्रेमचंद ने नैतिक विकास एवं सामाजिक कल्याण की भावना का प्रतिपादन किया है। हुसैन साहब की शहादत के माध्यम से वह पाठकों को यह समझाना चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी व्यक्ति को नैतिकता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अन्याय, अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करना महापुरुषों का कर्तव्य है। हुसैन साहब भी सच्चे महापुरुष थे। मक्का छोड़ने से पहले वह भली प्रकार से जानते थे कि उनके साथ धोखा भी हो सकता है। उन्होंने अपनी सेना को साथ लिए बिना केवल चंद लोगों के भरोसे यजीद से युद्ध करने का निर्णय लिया। यही नहीं, उन्होंने अपने सगे संबंधियों से भी यह कहा कि वह उनको छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाएं और शांति के साथ अपना जीवन काटें। वे कहते हैं, सच्ची खुशी होगी अगर तुम लोग मेरे दिल का यह बोझ हल्का कर दोगे। मैं बड़ी खुशी से हर एक बात को इजाज़त देता हूँ कि उसका जहाँ भी जी चाहे चला जाए। मेरा किसी पर कोई हक नहीं। मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ, इसे कबूल करो। तुमसे किसी को दुश्मनी नहीं हुई है। जहाँ जाओगे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम जिंदा शहीद हो जाओगे, जो मरकर शहादत का दर्जा पाने से इज्जत की बात नहीं। दुश्मन तो सिर्फ मेरे खून की प्यास है, मैं ही रास्ते का पत्थर हूँ। ये कहकर वह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वह सच के मार्ग पर बलिदान देने को भी तत्पर है। धन्यवाद विद्यार्थियों।